किसानों के मुद्दों पर देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चिची, जो कि भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन बलराज का क्या फिलहाल स्टैंड है, और दूसरा गौतम बुद्ध नगर एक आंदोलन की जो ये एक गढ़ रहा है और यहाँ पर जो किसान संगठन है वो आंदोलन करते ही रहते हैं। कई तरह की मांग हैं, कई तरह के मुद्दे होते हैं। फिलहाल क्या कुछ मांग है और किस मुख्य मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन बलराज आंदोलन की तैयारी में है, या क्या कुछ रणनीति है? देखिए, सवाल आपके बहुत ही वाजिब और गंभीर हैं कि गौतम बुद्ध नगर तो आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का किसानों के लिए गढ़ बन गया है। यहाँ गूंगी बहरी सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सभी भाजपा के हैं यहाँ, चाहे सांसद हो, विधायक हो और चाहे जिला पंचायत सदस्य हों। तो ये अथॉरिटी जो है, इनकी खुल की एक तानाशाही चल रही है आपस में। इनकी हमारे जो प्रतिनिधि हैं और अथॉरिटी हैं, इनकी आपस में साँठ-गाँठ पड़ रही हैं कि इनको पड़े आंदोलन करो, धरना दो, इनकी सुनो मत ना, और ये चिल्ला करके चुप बैठ जाएंगे। लेकिन आपने जिक्र किया है बलराज संगठन का, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी किसान के बेटे हैं, खुद किसान हैं, रिटायर फौजी हैं। उनके निर्देश अनुसार हमारे संगठन की रणनीतियाँ लगातार चलती रहती हैं, चाहे शराब का ठेके को लेकर हो, या किसानों के मुआवजे को बात होवे, या फिर 64% मुआवजे की बात हो जो बकाया है, 10% आबादी है, बैक लीज हो गया, और शिफ्टिंग वाले मामले हैं, और मुआवजा बढ़ाने की प्रक्रिया हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी चलती रहती हैं बीच बीच में। गौतम बुद्ध नगर नहीं, देश के अन्य कोनों में जहाँ जहाँ हमारा बलराज संगठन कार्य कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर में पिछले लगभग 1 साल से मास्टर स्वराज जी बैठे हुए हैं। उनकी भी वही मांगें हैं कि जो 2013 का जो कानून था, केंद्र सरकार उसे लागू कर देती तो 70% के करीब किसान के देश की समस्याएं का समाधान आराम से हो जाता। लेकिन वो कानून लागू भी नहीं करा, और 3 कृषि काले कानून लेकर के केंद्र सरकार ले आई थी, और बाद में फिर उनको 13 महीने के बाद में उसको वापस किया, जिसमें 750 किसानों की शांतिप्रिय धरने में शहादत हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब यूँ है कि ऐसा लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी तब तक यहाँ किसानों की खुशहाली गौतम बुद्ध नगर में नहीं आएगी। इस तानाशाही की वजह से लगभग 4.5 लाख किसान प्रभावित हैं, और यहाँ बिजली विभाग की भी तानाशाही फुल जोरों पर चल रही है। वो उनके भी फर्जी मुकदमे लगभग 3,500 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग ने, NPCL ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। UPPCL का भी यही हाल है, और ज़्यादातर परसेंटेज में जो है 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भी बिजली विभाग वसूली कर रहा है, और फर्जी मुकदमे लगा करके भी उनसे पेनल्टी के तौर पे 10,000 रुपये के 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक वसूली कर रहा है। शौकत भाई, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें 3 प्राधिकरण और एक UPSIDC, और यहाँ पर जो किसान है सबसे ज़्यादा इनसे त्रस्त है, और आए दिन किसान संगठन आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन क्या वजह है? आंदोलन होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, वार्ता होती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो ढाक के 3 पात दिखाई देता है। यानी किसान संगठन इसके प्रति ईमानदार नहीं है, या सरकार ही सुनना नहीं चाहती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि किसानों की ज़मीनों को औने पौने दामों में लूट करके ज़बरदस्ती खा रही है। सब मिल बैठ करके खा रहे हैं, चाहे अधिकारी हों या सरकार हों या यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, इन सब की उसमें बंदरबांट चल रही है।
4,000 रुपये में ज़मीन को खरीद करके किसान की को और 20,000 रुपये तक बेची जा रही है, और जिसमें अलग से जो चार्ज अथॉरिटी लगा देती है, उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो 25-30 हज़ार रुपये में उसे जो है बेचा जा रहा हो। लेकिन ये सीधा खुला है कि 4,000 रुपये ज़मीन खरीद करके किसान की और 20,000 रुपये में बेची जा रही है। तो यहाँ किसानों की कमजोरी कुछ नहीं है, केवल खोखले वादे कर देते हैं और लोग किसानों को शांत कर देते हैं। किसान भोला तो है ही है किसान, क्योंकि किसान के अंदर एक गंभीरता भी है, वो भरोसा कर लेता है कि भाई चलो अब क्या तो कर ही देंगे, अब क्या नहीं तो अब क्या कर ही देंगे। यही आश्वासन चलते चलते आज 9 साल से भी ज़्यादा गुजर गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, और केंद्र में भी 12 साल होने को जा रहे हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि देश की जनता बदलाव की तरफ आए तो कुछ किसानों का भला होगा और उसके साथ में देश का और मजदूरों का भी भला होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो कृषि जो काले कानून है वो सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन जो सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की बात किसान लंबे समय से कर रहा है, क्या कहेंगे, क्या चल रहा फिलहाल? देखिए, अभी तो ये ट्रेड डील लेकर के आगे थे। 20 तारीख में जंतर मंतर पे जो है सोनम वांगचुक को उठा लिया था, जो पेपर लीक को लेकर के बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे थे। और 21 तारीख में जो किसान घाट पर पूरे देश से किसान वहाँ आने थे, एक दिना का धरना था। लेकिन किसानों को एक दिन पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया, किसी को 3 दिन पहले हाउस अरेस्ट कर लिया। जब किसान आए तो बॉर्डरों पे पंजाब वाले, हरियाणा वाले उनको रोक दिया, यूपी वाले इनको यूपी के हुआ में रोक दिया, और जो दिल्ली के अंदर है उनको वहीं अरेस्ट कर लिया। और जो किसान घाट पर किसान पहुंच गए उनको भर भर के गाड़ी में ज़बरदस्ती थाने में ले जा करके बैठा लिया। तो किसानों को इकट्ठा नहीं होने का कारण, यानी कि ये जो सरकार है, ये सरकार ये चाहती है कि भाई किसान जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और देश के फायदे में नहीं है, वो जो है देश के नुकसान में है। भाजपा को चाहिए कि भाई उद्योगपतियों का लाभ होना चाहिए, बिजनेसमैनों का लाभ होना चाहिए और भाजपा का खुद का लाभ होना चाहिए। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, खासकर किसानों से तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो ट्रेड डील की बात आ रही है, इसको लेके अब फिलहाल जो किसान संगठन की क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति बन रही है और ये रणनीति आगे बनेगी। ऐसा मेरा अनुमान है कि ये मामला अब ये तूल पकड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डील में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भ्रमित कर रही है, जबकि वहाँ से जो वहाँ का विदेश मंत्री है अमेरिका का, वो साफ साफ बता रहा है कि भाई वहाँ दूध की बात हुई है, जो यहाँ पे जो गाय जो है, अमेरिका की जो गाय है, वो उसको खून पियाया जाता है और उसमें जो है जो उसका आंत ओजड़ी होती हैं उसको चोकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा भारत देश तो अनेक तरह की फुलवारी है, तो यहाँ जो गैर मुस्लिम हमारे भारतवासी हैं उनकी भावनाओं को आहत करने की बात आती है, लेकिन केंद्र सरकार ये मना कर रही है। तो उसमें मक्का भी है और उसमें जो है मिल्क सूखा पाउडर है और बहुत सारे खाद्यान्न के प्रोडक्ट हैं जिनकी कोई लिमिट भी नहीं है। इस तरीक़ा की वो खबरें जो है अमेरिका की तरफ से मिल रही हैं, उसी का किसान जो है यहाँ विरोध कर रहा है कि एमएसपी तो मिल नहीं रहा और बाहर से ट्रेड डील की ये जो बात है ये करार हुआ जा रहा है। एक चीज़ और ख़तरनाक बिंदु जोड़ देता हूँ कि भारत में लगभग किसान को जो है 15,000 प्रति किसान को सब्सिडी दी जाती है और अमेरिका के अंदर प्रति किसान को लगभग 70 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो वहाँ का जो माल है किसान का, अगर वहाँ की सरकार मंदा भी खरीद करके यहाँ बेचेगी तो यहाँ के भारत के किसान का तो कोई माल खरीदेगा नहीं। दूसरी चीज़, अन्य कई देश हैं कि जो 60 से लेकर के और 80 लाख यानी 90 लाख रुपए तक की भी सालाना सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ भारत की सरकार मात्र 15,000 के आसपास ही प्रति किसान को सब्सिडी देती है। तो किसान उसी चीज़ से घबराया हुआ है कि एमएसपी तो मिल नहीं रही और लागत दुगनी हो गई है, इनकम है नहीं, और जो दूध का कारोबार है लगभग 35% के करीब जो है किसान दूध से अपनी आजीविका चलाता है और बाहर से अगर दूध आएगा तो यहाँ के किसान का दूध का भी लॉस होगा और उसकी फसल जो पैदा करता है उसका भी लॉस होगा। इसी कारण से रणनीति तैयार हो रही है। 21 तारीख का तो ये था, अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हो सकता है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्य स्थानों पर
ज़बरदस्त आंदोलन होगा अगर किसानों की बातों को केंद्र सरकार ने नहीं माना तो। अच्छा, जो ट्रेड डील की खबरें हैं उसको लेके सरकार ने कोई घोषणा तो नहीं की है, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील की जो खबरें हैं वो हवाई हैं। तो क्या किसानों को सरकार की ओर से कोई भरोसा दिलाया गया है या कोई आश्वासन दिलाया गया? नहीं, ये केंद्र सरकार की हवाई बात नहीं है। इन्होंने नोटबंदी भी करी थी। नोटबंदी से क्या काला धन निकल आया? 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, क्या वो हो गया? और जब 13 महीने किसान आंदोलन हुआ था जिसमें 750 किसानों की जो है शहादत हो गई थी, उसमें 17 मांगे थी किसानों की, तो 3 कृषि बिल तो इन्होंने वापसी ले लिए, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया और 2500 के करीब किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, तो वो भी वापसी नहीं हुए। और जो मतलब कुल मिलाकर टोटल 17 शर्तें थी, 17 में से केवल एक हुआ है कि वो जो है इन्होंने कृषि बिल जो है वो वापसी कर लिया, जिसको 3 काले कानून कहा जाता है। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि वहाँ से जो है वो माल आएगा अमेरिका का करार होने के अनुसार, वो लगभग जो है मेरा ख्याल है 98% वो फाइनल हो चुके, 2% रह रहे हैं अभी साइन होना बाकी है, जो खबरें मिल रही हैं। तो उस पर जो है टैक्स भी नहीं है, और टैक्स भी है तो बहुत नाम मात्र का है। और जिसके बाद ये भी कन्फर्म है कि लिमिट नहीं है उसमें, कुछ लिमिटों में एक लाइन जुड़ी हुई है कि भाई इसके साथ में और भी प्रोडक्ट उसके साथ आ जाएंगे। तो फिर पता नहीं जन क्या क्या आवेगा जब इस तरीक़ा की शर्तें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली को पिछले 12 सालों से देश की जनता और खासकर किसान देखता आ रहा है कि किसान को अन्नदाता का रूप दिया जाता है, उनसे वोट ले ली जाती हैं और बाद में जो है जय जवान जय किसान के नारे भी लगा दिए जाते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती है। अगर अपनी जायज़ मांगों को लेकर आता है तो उनको अपमानित किया जाता है, फर्जी मुकदमे दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इस वजह से किसान डरा हुआ है कि भाई सरकार इस काम को कर सकती है। और जब ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में भी है, हमारे माननीय मोदी जी, इस तरीक़ा की भी चर्चाएँ चलती रहती हैं और बुद्धिजीवी भी इस बात का जिक्र करते रहते हैं। स्वागत भाई, एक राजनीतिक सवाल, आप किसान नेता होने के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के भी सच्चे सिपाही हैं। आप पिछड़ा वर्ग समाजवादी के उत्तर प्रदेश सचिव भी है, तो ये बताइए जिस तरह से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खड़ा हुआ और फिर उसके बाद में 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया, पुलिस के द्वारा कुछ बर्बरता की भी कुछ खबरें आई, कुछ तस्वीरें देखने को मिली। इसी बीच देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव समेत जो विभिन्न जनप्रतिनिधि समाजवादी के, उन्होंने भी उसमें प्रोटेस्ट में बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सोशल मीडिया पर एक इसको मुद्दे को राजनीतिक रूप से कार्यकर्ताओं के द्वारा भुनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इसमें विपक्षी दल तो और भी थे, लेकिन ये कुछ देखा जा रहा है कि भाई ये डिम्पल यादव या अखिलेश यादव ने बहुत प्रोटेस्ट में भाग लिया और इसमें मिशन 2027 को लेकर यूपी में एक बहुत बड़ी इसमें कामयाबी मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सवाल तो बड़े गंभीर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जोड़ देता हूं कि ये 20 जून को आंदोलन शुरू हुआ था, पहले ये 6 जून को चला था, फिर अल्टीमेटम दिया था और ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी। वहाँ पर युवा एकत्रित हुए, लेकिन नाम मात्र उनकी संख्या थी। उसके बाद में सोनम वांगचुक जी आए और उन्होंने भी अपनी मांग रखी कि भाई छात्रों की मांग मानी जाए। ये मुख्य बिंदु था पेपर लीक को लेकर के। और जब 20 जुलाई का दौर आया तो वहाँ जो है फिर केंद्र सरकार ने बातें नहीं मानी तो छात्रों ने ऐलान कर दिया। उसमें बीच में जब ये सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे तो सबसे पहले इसमें किसानों ने शुरुआत की थी। किसान सपोर्ट में आए, फिर उसमें राजनीतिक पार्टियां भी आनी शुरू हो गई। जब 20 जुलाई का ये दौर आया और जैसे कि मुर्दे को ले जाते हैं, इस तरीक़ा से जो है सोनम वांगचुक जो देशभक्त हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका अपमान किया और देश को लगा, विपक्षी पार्टियों को भी लगा कि भाई ये गलत हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है उस टाइम पे
श्रेय अगर जाता है शुरुआत में तो वो समाजवादी पार्टी को जाता है। उन्होंने सबसे अच्छी पहल की थी, फिर उसमें कांग्रेस का भी मुख्य रोल रहा और आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी और बहुत सारी पार्टियां, और ख़ासकर उसमें किसान संगठन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। और ये नज़ारा बढ़ता बढ़ता चला गया। और ये बढ़ने का मतलब ये है कि आपने कहा कि वे उपद्रव हुए, इस तरीक़ा की हुए, तो वे केंद्र की तानाशाही सरकार ने, जबकि उसमें ज़्यादा परसेंटेज में वही बच्चे थे, वो बेरोजगार थे, वो महंगाई से त्रस्त थे, वो अपने पेपरों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के त्रस्त थे। आदमी पढ़ाई करता है, आज महंगाई के ज़माने में गरीब बच्चा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, पेपर लीक हो जाते हैं, वो साल भर 6 महीने 5 साल इंतज़ार करता है और आखिरी टाइम पे खर्चा भी हो गया और उसने कुछ नहीं किया पढ़ाई के चक्कर में, और वो सारा चौपट हो गया पेपर लीक को लेकर के। तो इसमें गंभीर केंद्र सरकार नहीं थी और उन्होंने इस तरीक़ा की ये चीज़ की। जब उन्होंने जंतर मंतर कूच लेकर के और संसद कूच करने के लिए कहा, तो वहाँ पे जो है सुनने में ये आया कि उसमें जो है भाजपा ने अपने कुछ गुर्गे भी भेजे और सभी तरह के लोग भी होते हैं और उसमें सभी समुदाय शामिल थे। खासकर उसमें जो वो लोग थे कि जो भाजपा को सपोर्ट करते थे और वोट देते थे, और भाजपा ने जो है उनमें बच्चों में और महिलाएं तक को पीटा गया, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, बुरी तरीक़ा से पीटा गया, करंट के डंडों से पीटा गया और यानी कील लगे डंडों से भी पीटा गया, लहूलुहान हो गए, छर्रा पे प्लेट गन से हमला किया गया। क्या वो देशद्रोही थे? क्या जायज़ मांग थी? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों लिया? पहले भी ले सकते थे। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा लेने से क्या सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? लेकिन इस काम को पहले ही कर देते तो केंद्र सरकार की वाहवाही होती, लेकिन अब किरकिरी हो गई है। आपने सवाल किया है कि 2027 का, 2027 में देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि राम मंदिर को चंदा चोरी को लेकर के ज़बरदस्त विरोध आंदोलन हुआ और धर्मगुरुओं ने भी इसमें आपत्ति जताई और इसमें भाजपा के भी से जुड़े हुए लोगों ने भी आपत्ति जताई कि भाई पवित्र धर्म स्थल पर जिसकी इंतज़ार वर्षों से था और उसमें जो है इस तरीक़ा का घिनौना अपराध हुआ, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची गई, उस मुद्दे को दबाने के लिए योगी सरकार ने यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया और 38 भवनों को अवैध बताकर ढाने का आदेश दे दिया। लेकिन वहाँ पूरा देश एकजुट हुआ और वहाँ विपक्षी पार्टियाँ भी, किसान संगठन भी, हमारे संगठन ने भी जा कर के वहाँ समर्थन दिया कि भाई हम यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने देंगे और जहाँ अगर कुछ होने की बात होएगी तो हम भी जो है, टिकैत साहब ने कहा था कि ट्रैक्टर की और उसकी आमने सामने टक्कर होगी, तो हमने भी यही कहा था कि हमारे भी ट्रैक्टर जो है यहाँ खड़े मिलेंगे जेसीबी से लड़ने के लिए। और बाद में आकर के प्रदेश सरकार को यानी योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उस मामले को जो है कमिश्नर मुरादाबाद ने उस पर रोक लगा दी। तो सवाल मेरा ये है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं जातिवाद का एंगल ढूंढती है और जातिवाद का एंगल आज की डेट में इनका फ्लॉप होने जा रहा है। इस चीज़ में एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ कि 2026 में जो ममता बनर्जी को बुरी तरीक़ा से पूरी पार्टी ने हराया, इनका फोकस 2027 में उत्तर प्रदेश होगा कि 27 में भी 5 राज्यों में चुनाव हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को कामयाबी मिलने का कारण किसान संगठनों का एकजुट होना और विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना है। जबकि महिला रेसलर खिलाड़ी भी बैठी थीं, उनका कुछ नहीं हुआ, किसान संगठनों को 13 महीने बैठना पड़ा और हमारे सीमा के पूर्व जवान थे जो रिटायर थे, उनमें भी अपनी मांगों को, यानी सैकड़ों से ज़्यादा आंदोलन हुए, कहीं कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मात्र 35 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी को जो कामयाबी मिली है वो मुख्य भूमिका विपक्षी पार्टियों की, किसान संगठनों की और यूट्यूब चैनलों की रही है। तो आगे आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि नितिन गडकरी जी का नंबर आ जाए या राजनाथ जी का नंबर आ जाए या गृह मंत्री जी का नंबर आ जाए, अमित शाह जी का, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो कॉकरोच पार्टी से जो वादे किए थे कि भाई सभी बच्चों के जो केस हैं वो वापसी लिए जाएंगे और जो जिन्होंने हमला किया था उन बच्चों पर उन्हें दंडित किया जाएगा और कई उनकी मांगे हैं, और जो
शहीद हुए हैं बच्चे 22-23 के करीब, उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कोई ना कोई नया भूचाल खड़ा हो जाए और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे कि मंदिर चोरी का मामला हो या एमएसपी का मामला हो या फिर एथनॉल का मामला हो या गाड़ियों का कबाड़ बनाना का मामला हो या फिर पेपर लीक वाला। ये सारी चीज़ें मिलजुल करके शायद हो सकता है कि एक मसाल बन करके और पूरे देश में एकजुट लामबंद हो जाएं और भाजपा को अपने कपड़े छुटाने भारी हो जाएं। यानी आपका यह कहना है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खड़ा हुआ वो सफल रहा और सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आई? बिल्कुल वो सफल रहा और सरकार झुकती हुई नज़र आई। मैं एक चीज़ जोड़ देता हूं कि पिछले लगभग 12 सालों में केवल किसान संगठन इस सरकार से लड़ रहे थे, विपक्ष में दम नहीं था। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है एक ऊर्जावान एक ऐसी किरण दी है कि भाई भाजपा सरकार से यानी 56 इंची सीने से लड़ा जा सकता है और बड़े आराम से लड़ा जाए, बशर्ते उसमें एकता, जागरूकता और भाईचारे की ज़रूरत है, एकजुटता की ज़रूरत है। तो अब ये शुरुआत हुई है और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, लोगों को भी, बुद्धिजीवियों को भी कहना है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बशर्ते यही है कि विपक्षी पार्टियाँ, किसान संगठन और ये कॉकरोच पार्टी को किसी की नज़र ना लगे। सुब्रत भाई, आपने ये यहाँ पे यूपी में जो मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, तो ये बताइए, आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जब आजम खान जेल के अंदर होते हैं तो अखिलेश यादव कोई मुद्दा नहीं उठाते, खामोश रहते हैं। अब ये मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठा है, उनको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने, मुस्लिम नेताओं ने उनकी आलोचना की है। तब जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल है वहाँ भेजे और वो ज्ञापन दे के आ रहे हैं। आप ये बताइए, अखिलेश यादव कब वहाँ पर धरना देंगे, कब वहाँ अनशन पर बैठेंगे? जौहर यूनिवर्सिटी के सामने कब धरना देंगे, कब अनशन पर बैठेंगे? देखिए, धरना देना एक अलग विषय है, सपोर्ट करना एक अलग विषय है। लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई वकील जो है उनकी सपोर्ट में हैं पहले से ही, लेकिन वो जताना नहीं चाहते, जिसके कई बिंदु हो सकते हैं और जो बिंदु हैं तो मैं उसको कहना भी नहीं चाहता। अभी भी जब ये आदेश दिया था वहाँ के रामपुर के डीएम ने, जो प्राधिकरण का वहाँ का डीएम है, तो जिस दिन मैं गया था, यानी जिस दिन हमारा संगठन गया था समर्थन देने के लिए, उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के लगभग 45 नेता थे जो सपोर्ट में गए और वहाँ डीएम को वहीं पे बुलाया, मीटिंग हुई थी और उसमें जिसमें प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी थे और उन्होंने मजबूती से वो बात रखी। उसके बाद में बहुत सारे नेता वहाँ पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी के। और अखिलेश जी का आपने बयान सुना भी होगा, उन्होंने ये भी दिया था कि भाई शिक्षा के मंदिर तोड़े नहीं जाते। और उस टाइम पे कैबिनेट में ये पास हुई थी 2006 में और 12 में ये फाइनल हो गई थी, जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उद्घाटन किया था, जिसमें 35 के करीब मंत्री थे। और इस टाइम पे प्लानिंग करके योगी सरकार ने 38 बिल्डिंगों को अवैध बताया। और मैं एक चीज़ इसमें ये भी जोड़ देता हूँ कि लगभग 70% के करीब देश में, चाहे सरकारी संस्थाएं हों या मकान हों या कंपनी हों या फैक्ट्री हों या कोई संस्थान हो या घर हों, 70% के पास में किसी का भी नक्शा पास नहीं है। तो क्या पूरे देश को बिल्डोजर से तोड़ दिया जाएगा? तो ये मैंने अभी जो अपने बयान में पहले दिया था कि जो राम मंदिर में मंदिर चोरी का जो मामला उजागर हुआ और लोगों ने थू करी और उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाना पड़ा, उस वजह से उन्होंने वो जाति मुस्लिम का एंगल देखा। लेकिन बुद्धिजीवी सीना तान करके सभी, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, किसान संगठन हो, विपक्षी पार्टी या समाजवादी पार्टी, सभी खुल करके सामने आ गए कि भाई ठीक है, आजम खां जी से आपकी एलर्जी है, वो जेल में है, लेकिन शिक्षा के मंदिर तोड़े नहीं जाते, उसमें सुधार किया जाता है। तो आपका कहना भी कहीं ना कहीं जायज़ हो सकता है, लेकिन जो असलियत में है मैंने वो बता दिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी
वो सपोर्ट में थे। आपने देखा भी था पहले जब वो जेल से बाहर आए तो उनसे मिलने के लिए गए थे और वो जेल में भी मिलने के लिए। लेकिन कुछ विरोधी दल के जो नेता होते हैं, बहुत सारे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना वोट शेयर इकट्ठा करने के लिए वो आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजम खां जी के ही बयान और उनकी जो मिसेज हैं उनके भी बयान आपने सुने होंगे। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी रहूँगा। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि आजम खां हमारे जो है संस्थापक हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और वो समाजवादी हैं। शौकत भाई, वर्ष 2027 में अब मेरे ख्याल से 5-6 महीने रह गए हैं और देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी मुख्य है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप एक दल से तो संबंध रखते हैं समाजवादी पार्टी से, और भारतीय किसान यूनियन बलराज के भी आप पदाधिकारी हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत ही आपने गंभीर बिंदु उठाया है कि नज़रिया तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में पूरी भाजपा पार्टी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, पूरी भाजपा पार्टी ने, क्योंकि वो मजबूत पार्टी थी पश्चिम बंगाल में, उसको हरा दिया। अगला टारगेट जो है, 5 राज्यों में चुनाव हैं 2027 में, चाहे मैं गुजरात की बात करूं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, असम, और मेन फोकस जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश रहेगा। अगर विपक्षी पार्टियों ने आंख कान नाक खोल करके नहीं चले तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये एकजुट होकर के जागरूकता से इनको अभी से ही अपने प्रत्याशी उतार देने चाहिए, समीकरण बैठा करके उतार देने चाहिए। कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ, सम्मान के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी जावे और उनसे कहीं ना कहीं जो है मध्यस्थता होती रहे, उनसे हालचाल पूछते रहें कि क्या समीकरण चल रहे हैं। और हर बिरादरी का हर ज़िले में बड़े से बड़ा पदाधिकारी खड़ा करें, ताकि हर बिरादरी को ये दिखाई देवे कि भाई जो हमारी बिरादरी का भी इसमें नेता है। और बीजेपी की जो नाकामियाँ उन सबको उजागर करें। टीवी डिबेट से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते यही है कि जिस तरीक़ा से कॉकरोच पार्टी के, यानी गोदी मीडिया से दूर रहे, आपका ये कहना? अब बिल्कुल गोदी मीडिया से दूर रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब चैनलों पे जाएं, अपने फेसबुक पे जाएं। अब तो हर आदमी की जेब में टीवी है, तो वो बात अपनी यहाँ करके ग्राउंड पर उतरें, जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनसे आपस में मेल मिलान करें, तो बीजेपी को रोका जा सकता है। वरना तो बीजेपी के साथ में सारे तंत्र हैं और अंधभक्त तो अभी हैं ही हैं बहुत सारे, लेकिन अंधभक्ति कुछ थोड़ी थोड़ी छटनी शुरू हो गई है। और हो सकता है कि 5 राज्यों में अगर ये विपक्षी पार्टियां मजबूती से लड़ें, एकजुट हो करके लड़ें, कम खाएं गम खाएं, अपनी गर्दन ऊंची ना करके एक दूसरे की तरफ को झुक के चलें, तो 5 राज्यों में बीजेपी को आराम से हराया जा सकता है। और अगर सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए भागेंगे और सब ये कहेंगे कि मुझे तो 100 सीट चाहिए, कोई कहेगा मुझे 250 चाहिए, कोई कहेगा मुझे 50 चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो आपस में जो है तैड़ फैड़ होएगी और फिर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़े होंगे और बीजेपी के अंधभक्त जो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और विपक्ष के अंधभक्तों की जनसंख्या चारों तरफ को बिखर जाएगी। तो बीजेपी ऐसे तो हारने वाली है नहीं। बशर्ते यही है मेरी तो अपील कि अभी से ही समीकरण बैठा करके अपने अपने प्रत्याशी प्रभारी बना करके उतार दें और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दें। हर बिरादरी का ज़िले में जो है एक कार्यकर्ता ऐसा दिखाई देवे कि हर किसी को ये दिखाई दे उंगली उठाने से कि भाई हमारा भी यहाँ खड़ा है, और संवाद करें, ग्राउंड पर उतरें, बीजेपी हार जाएगी। शौकत भाई, हमने आपसे किसानों के मुद्दे पे भी और दूसरा जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी खासी बातचीत की और आपने बहुत ही बेबाकी से उसके सवालों के जवाब दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं कि आपका यूट्यूब चैनल आगे तो बढ़ रहा है और अच्छा बढ़े, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मैं आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, कि आप जो है ज्वलंत मुद्दों को प्रकाशित करते हैं, उनकी लिंक वीडियो को भी आप शेयर करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सबकी बात करते हैं, और जो असली पत्रकारिता है आपके अंदर मुझे नज़र आती है। और ऐसी मैं कामना करता हूं कि आपकी पत्रकारिता, जिसका चौथा स्तंभ है कहते हैं, वो बरकरार बनी रहे हमेशा के लिए। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची। इनसे हमने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की और देश में कुछ
जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको लेकर भी बातचीत की। इन्होंने बड़े दमदार तरीके से, बड़े बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। और तो हमारी ये अपील है कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतनी शेयर करें कि जो संबंधित अफसर हैं, जो मुद्दे ऐसे हैं जो कि नोएडा प्राधिकरण के हैं या यमुना प्राधिकरण के हैं या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हैं या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन संबंधित अफसरों के आँख और कान, और साथ ही जो सरकार है, जो सरकार नहीं सुन रही है, उसके भी आँख और कान खुल सकें और कुछ समस्याओं का निस्तारण हो सके।